जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's start from where we left, and we were talking about the money, and we finished the demand for money, and now we were moving to discuss for supply of money. मनी सप्लाई कहाँ से आएगी जनाब? इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में पैसा कहाँ से आएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखना हो कि जनाब मनी इन सर्कुलेशन कितनी है, मनी सप्लाई कितनी है, आपको इस वक्त पाकिस्तान में कितनी मनी अवेलेबल है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कितनी मनी अवेलेबल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंट्स वो देखने पड़ेंगे इकोनॉमी के अंदर। मैं अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी, बैंकों से मैं पूछूंगा जाके, भाईजान जरा आप बताइए आपके लोगों के करंट अकाउंट के अंदर कितने को पैसे पड़े हुए हैं, लोगों के सेविंग अकाउंट्स के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं, लोगों के टर्म डिपॉजिट्स के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं। मैं बैंकों से अगर ये पूछ लूं तो मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा कि जी के इंडिविजुअल्स के पास, लोगों के पास कितने पैसे मौजूद हैं, कितनी मनी मौजूद है। हो सकेगा आइडिया कि नहीं हो सकेगा? क्योंकि आपकी ज्यादातर जो इकोनॉमी है उसके मनी की ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सिस्टम के जरिए से होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो या ना हो, लेकिन मनी बैंक्स में जरूर लैंड करती है, चाहे वो चोरी का पैसा क्यों ना हो, चाहे वो फ्रॉड का पैसा क्यों ना हो, चाहे वो फेक अकाउंट्स खोल के ही क्यों ना किए जा रहे हो। जिस तरह आजकल हमारा बड़ा एक केस चल रहा है पाकिस्तान में फेक अकाउंट्स का, कि असल पैसा वो किसी और का है लेकिन किसी दूसरे के अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट हुआ है, लेकिन वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो आया ना, बैंकिंग सिस्टम से ही सारी ट्रांजैक्शन हो रही, बैंकिंग चैनल के जरिए से हो रही। तो अगर हम बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को, बैंकिंग को थोड़ा बहुत आइडिया कर लें, एस्टिमेट कर लें, तो हमें मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी उसका आइडिया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक तो ये बैंकिंग सिस्टम आ गया। दूसरा, हर शख्स के पास भी तो कुछ पैसे पड़े होते हैं, एटीएम से आपने पैसे निकलवाए, कहीं पे घर पे आपने कुछ पैसे सेव करके रखे होते हैं, लाख 1.5 लाख, हर किसी ने कुछ ना कुछ एक क्विक एक्सेस टू दी मनी, उस सिलसिले के लिए कुछ ना कुछ आपने अपने पैसे ट्रांजैक्शंस के लिए रखे होते हैं। हर वॉलेट के अंदर आपको 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 मिल जाएगा। हर वॉलेट में 100, 200 भी मिल सकता है। आपकी भी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके के साथ हर वक्त कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए भी कैश अवेलेबल होता है।
उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, उसको अगर हम देख लें, तो वी विल बी एबल टू जज हाउ मच मनी इज इन सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन के लिए अंदर कितनी है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, हम उसको जज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम देखना चाहें कि मनी सर्कुलेशन बढ़ी है, हम डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है, जो उसको बैंकों से डिपॉजिट्स जितने आए हुए हैं उनको अगर अंदाजा कर लें कि लोगों के कितने कितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त इकोनॉमी के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस के लिए, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए मनी मौजूद है। हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? आप यहां पे बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर मनी तो गवर्नमेंट ने सप्लाई करनी है, मनी इशू गवर्नमेंट करती है, तो आपने तो गवर्नमेंट की तो यहां पे बात ही नहीं की कोई। यहां पे तो आप सारी बैंकिंग सिस्टम की और कैश की और उसकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो मनी सप्लाई, असल में तो सप्लाई या असल में जो गवर्नमेंट नोट इशू करती है या करेंसी इशू की जाती है वो तो गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल जनाब, वो गवर्नमेंट इशू करती है, बट वो गवर्नमेंट ने वन टाइम इशू किया, 100 रुपए का नोट एक दफा इशू किया, लेकिन वो सर्कुलेशन के अंदर हो सकता है कि वो 100 रुपए का नोट एक शख्स के पास था, फिर दूसरे शख्स के पास, फिर तीसरे शख्स के पास, वो सर्कुलेशन में ज्यादा दफा भी हो सकता है। बैंक के पास ट्रांजैक्शंस के अंदर देखें, एक शख्स ने 100 रुपया हम गवर्नमेंट से लिया, अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, फिर बैंक ने वही कर्जा किसी दूसरे शख्स को दे दिया, उसने भी बैंक के अंदर दोबारा डिपॉजिट करवा दिया। वही 100 रुपया किसी बैंक ने तीसरे शख्स को दे दिया, उसने भी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। अब वो तीनों अशखास, तीनों इंडिविजुअल कह रहे होंगे कि हमारे पास 100 रुपया मौजूद है, हालांकि गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 100 रुपया ही इशू किया था ना, ऐसा ही नहीं था। जो इशूड मनी थी, इशूड करेंसी थी, वो 100 थी। 100 इशू किया, मिस्टर ए के पास आ गया, मिस्टर ए के पास आ गया। मिस्टर ए भागे भागे गए, बैंक को कहा कि जनाब आप मेरा 100 डिपॉजिट कर लीजिए। डिपॉजिट कर दिया बैंक के पास, ऐसा ही है। बैंक ने फिर ये किसी मिस को इशू कर दिया, करेगा कि नहीं करेगा? बैंक ने क्यों अपने पास रखना है? बैंक को बेवकूफ थोड़ी है कि अपने पास ही रखेगा। वो फिर किसी को लैंड कर देगा, किसी कर्जा लेने वाले को कर्जा दे देगा। वो मिस्टर बी के पास चला गया। मिस्टर बी भी क्या करेंगे, वो भी अपने पास रखने के बजाय, हमें ज्यादा उनका चांस है, ज्यादा बेहतर समझेंगे कि वो बैंक के पास ही रखवा दें। फिर ये बैंक ने अपने पास तो नहीं रखना, ये फिर किसी और शख्स को इशू कर दे, वो भी आके फिर बैंक के पास रखवा दे। तो अब ये मिस्टर ए भी कह रहे हैं कि मेरा डिपॉजिट है 100 रुपीज, मिस्टर बी भी कह रहे हैं कि मेरा डिपॉजिट है 100 रुपीज, मिस्टर सी भी कह रहे हैं कि मेरा डिपॉजिट है 100 रुपीज। तो तमाम लोगों को ट्रांजैक्शन करने के लिए 100 रुपीज अपने अपने अवेलेबल हैं। बैंकिंग सिस्टम के अंदर उनके 100 रुपीज मौजूद हैं। आपका जो नोट एक इशू किया था गवर्नमेंट ने, उस नोट को सर्कुलेशन उससे ज्यादा दफा हो जाती है। आपका नोट एक ही दफा सर्कुलेट नहीं होता, आप वन टाइम इशू करते हैं और वो सर्कुलेट होती है ए से बी, बी से सी से डी, और वो बैंक के पास भी जाता है और बैंक फिर उसको आगे बोरोइंग के जरिए से भी। अब बैंक क्या कर रहा है, जब मिस्टर बी को दिया तो बोरोइंग के जरिए से सर्कुलेशन में इजाफे का बायस भी बनता है। बैंक भी मनी इशू करता है, इस लिहाज से देखा जाए तो ऐसा ही है ना। बैंक भी मनी इन सर्कुलेशन को बढ़ाने का जरिया बन रहा है। इस वजह से हमें जब सप्लाई ऑफ मनी की बात करनी पड़ी, तो सप्लाई ऑफ मनी के लिए हमें देखना पड़ा कि मेजरिंग मनी को कैसे मेजर करें। हमने कहा ट्रांजैक्शनल मनी कर लें, M0 M0 ट्रांजैक्शनल मनी, जो कि इकोनॉमी के अंदर है बाय एंड सेल ऑफ थिंग्स के लिए, बाय एंड सेल के लिए, जो आपके वॉलेट के अंदर है, कोई आपके पास कैश की सूरत में है, कोई आपके घर के अंदर पड़े हुए हैं,
वो इमरजेंसी के लिए, कहीं पे आपने बाय एंड सेल ऑफ थिंग्स के लिए रखे हुए हैं। देन वी हैव चेकिंग अकाउंट्स। चेकिंग अकाउंट्स को करंट अकाउंट कहते हैं। बैंकों के पास करंट अकाउंट का खासा क्या होता है? करंट अकाउंट की करेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि आप बैंक के पास पैसे जमा करवा देते हैं और किसी भी वक्त जब आपका दिल करे आप बैंक से वो पैसे वापस ले सकते हैं। बैंक उन पैसों पे आपको कोई सूद अदा नहीं करेगा। नो इंटरेस्ट, इमीडिएट विड्रॉल। बिल्कुल करंट अकाउंट के अंदर कोई सूद आपको नहीं मिलेगा। उसी वक्त जिस वक्त आप मर्जी पैसे विड्रॉ करना चाहें करा लें, आपको कोई पूछेगा नहीं कि कब आपने पैसे दिए थे, कब आपने पैसे वापस लिए हैं। बैंक आपके ऊपर कोई कदगन नहीं लगा सकता, कंडीशनैलिटी नहीं लगा सकता बैंक। तो ये करंट अकाउंट, हम पाकिस्तान में उसको करंट अकाउंट कहते हैं। इंटरनेशनली ये चेकिंग अकाउंट, यूएस का टर्म है चेकिंग, यूके की भी चेकिंग अकाउंट के नाम से कहलाते हैं। दैट हैव इमीडिएट एक्सेस, लोगों के पास इमीडिएट एक्सेस है। देन बैंक्स के पास सेविंग भी तो अकाउंट में जाते हैं ना। लोग कहते हैं कि यार पीएलएस अकाउंट खोल दें, मेरा सेविंग अकाउंट खोल दें। सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? सेविंग अकाउंट में बैंक आपको सूद देता है और बैंक आपसे को कहता है कि जी के आप इससे जब पैसे निकलवाने होंगे आपको इतना काम करना होगा, या सूद आपको तब मिलेगा जब मंथली बैलेंस आप मिनिमम इतना बैलेंस मेंटेन करेंगे। अगर मिनिमम इतने से नीचे बैलेंस चला गया तो आपको सूद नहीं मिल सकेगा, हम तब आपको पे नहीं करेंगे। तो अब क्या कर रहा है बैंक? कंडीशनैलिटीज लगा रहा है कि आप पैसों का इस्तेमाल उस तरीके से फ्रीली नहीं कर सकते जिस तरह से पहले करंट अकाउंट के अंदर या चेकिंग अकाउंट के अंदर कर पा रहे थे। यहां पे बैंक कंडीशनैलिटी लगाएगा। सेविंग डिपॉजिट्स आपने 1 महीने के लिए जमा करवा दिया, 1 महीने के बाद टर्म डिपॉजिट जिसको कहते हैं कि पैसे आपको सूद मिल जाएगा लेकिन आपको 1 महीने तक अपनी पैसों से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप 1 महीने तक अपने पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर लार्ज टाइम एसेट्स, ऐसे फंड्स ऐसी जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिए हुए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं जहां पे बहुत लंबे अरसे के बाद उससे पैसे वापस निकाल सकते हैं। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां से पैसे एकदम से अचानक आप विड्रॉ करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट उस हिसाब से फिर ज्यादा मिल जाता है। तो अगर आप इकोनॉमी के अंदर इन एलिमेंट्स को मेजर कर लें तो आप इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी को मेजर कर लेंगे, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को मेजर कर सकेंगे। क्लियर है? जी क्लियर है, चलें गुड। देन मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट है ना जी, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी जब से बार्टर से हम हटके मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, मॉनिटरी मेजर ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आए हैं, तो हमें ट्रांजैक्शन, अगर मनी सप्लाई कम कर देंगे तो लोग ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, और अगर मनी सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा कर लेंगे। ऐसा ही है? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे देखें, अगर हम कहें कि बैंक भाई आप कर्जा नहीं दे सकते, मिस्टर ए ने आपके पास पैसे जमा करवाए हैं, आप इस पैसों को संभाल के अपने पास रखें, आप इसको मजीद आगे लोगों को बारो नहीं कर सकते, आगे लैंड नहीं कर सकते। बोरोइंग का कॉन्सेप्ट हम यहां से रिड्यूस कर दें तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 100 रुपया ही होगा जिसकी के ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं।
आपकी इकोनॉमी की ट्रांजैक्शंस टोटल कैन नॉट रीच मोर देन 100। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के पास है ही सिर्फ 100 रुपीज, और वो भी उन्हीं ने को गवर्नमेंट ने इशू किया था, वो ही सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आप 100 रुपीज से ज्यादा की ट्रांजैक्शन अपनी इकोनॉमी के अंदर नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सर्कुलेशन ऑफ मनी को रिड्यूस कर दिया, रोक दिया। वो 100 रुपीज एक शख्स, अब वो दूसरी तरफ से आपकी सर्कुलेशन होगी। 100 रुपीज मिस्टर ए ने फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को पे किए, उन्होंने कोई उनसे चेयर ले ली थी, उन्होंने बैंक को कहा मिस्टर एक्स को ये पे कर दिए जाएं। मिस्टर एक्स फिर आके बैंक के पास रखवा देगा, और मिस्टर एक्स फिर चाहे वो मिस्टर वाई को पे कर दे, और फिर मिस्टर वाई मिस्टर जेड को पे कर दे, लेकिन वो अब ट्रांजैक्शन हो रही है ऑन एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इस सूरत में जब हमने बैंक को कर्जा देने से रोक दिया, तो सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज रिड्यूस टू द नंबर ऑफ पर्संस रिप्लेसिंग हैंड, मनी रिप्लेसिंग हैंड, नंबर ऑफ हैंड्स, उसके ऊपर सिर्फ रह गई है। अब मिस्टर ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड, और वो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा, जब आपने बोरोइंग की इजाजत दे दी तो एक्स्ट्रा आपके पास ऑप्शंस आ गई थी, आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ गई थी। तो ये क्या किया था हमने? यहाँ पे मनी सप्लाई को इंक्रीज किया था। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट यू कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट वो इंक्रीज हो गई थी। तो मनी सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं या कम होती हैं। अगर आपकी मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाए, आपके लोगों के पास ट्रांजैक्शन करने के लिए मनी नहीं होगी, ट्रांजैक्शन करने के लिए उनके पास मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यूज नहीं होंगी, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। मेथड्स ऑफ किस तरीके के साथ मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है? इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के साथ देखते हैं। लेट्स सी ऑन दीज विद मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ देखते हैं। लेट्स मूव ऑन फॉर द मोमेंट। हमने मॉनेटरी पॉलिसी के साथ 2 चीजें देखनी है, एक लिक्विडिटी ट्रैप और एक ये जो अब अभी हमने छोड़ा, हाउ टू कंट्रोल आवर मनी सप्लाई। ये हम मॉनेटरी पॉलिसी के साथ देखते हैं। देन वी हैव क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? हमारे एरविन फिशर साहब हैं, एरविन फिशर साहब ने हमें एक मॉडल दिया। एरविन फिशर साहब ने हमें एक मॉडल दिया जिसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वो कहते हैं जनाब, all other things remains constant, double the money supply will cause double money supply will double the price level. उन्होंने कहा मनी सप्लाई को में 2 गुना इजाफा कर दें तो आपकी प्राइसेस भी 2 गुना हो जाएंगी। अब ये क्या रीजन है?
पहले अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज थे, हम बैंक की बॉर्विंग को निकाल दिया, 100 रुपीज थे, तो अब अवेलेबल चीज क्या थी? 1 चेयर फॉर एग्जांपल, 1 चेयर अवेलेबल थी इकोनॉमी के अंदर, एक ही चेयर अवेलेबल थी और 100 रुपीज थे। अब मिस्टर एक्स के पास गए, उन्होंने कहा मुझे आप 100 रुपीज की चेयर प्रोवाइड कर दें। इकोनॉमी के अंदर कोई और चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, एक ही चेयर है जिसको ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, कोई और एक्टिविटी नहीं हो सकती। सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं एग्जांपल को, इसलिए एक ही गुड्स है जो कि ट्रांजैक्ट हो सकती है और ओनली 100 रुपीज हैं दैट इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। ठीक है जी। अच्छा, अब मिस्टर ए जब मिस्टर एक्स के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे? इसकी चेयर की प्राइस कितनी होगी? 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके मिस्टर ए के पास है ही सिर्फ 100 रुपीज, तो 100 रुपीज में फॉर एग्जांपल आपको वो चेयर प्रोवाइड कर देंगे। अब मिस्टर एक्स के पास 100 रुपीज आ गए मिस्टर एक्स के पास। अब मिस्टर एक्स उस 100 रुपीज को फॉर एग्जांपल हमने किसी भी तरीके से, जो भी हमने तरीके देखे नहीं है, हम सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर देते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा दिया, डबल द सप्लाई ऑफ मनी, हमने सप्लाई ऑफ मनी को 2 कर दिया, डबल कर दिया। तो अब क्या होगा? अब मिस्टर एक्स के पास हाउ मच मनी मिस्टर एक्स हैव? 200। सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया हमने। कैसे किया? ये भी हमने उसे छोड़ दिया। सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया, मिस्टर एक्स के पास 200 है। तो अब क्या होगा? क्या होगा? मिस्टर एक्स ने जब चेयर परचेज करनी है मिस्टर ए से, क्योंकि एक ही चीज है, एक्टिविटी हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सिर्फ चेयर की। अब मिस्टर एक्स मिस्टर ए से चेयर परचेज करेंगे, 1 चेयर, और हाउ मच मनी ही कैन पे? जितनी उनके पास मनी सप्लाई है वो 200 पे करेंगे फॉर दिस चेयर। अब क्या हुआ? जो चेयर की कीमत थी पहले 100, अब चेयर की कीमत हो गई है ₹200। किस तरह से हुई है? सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी मनी सप्लाई को डबल किया। मनी सप्लाई को डबल करने से इन्फ्लेशन डबल हो गई, प्राइसेस डबल हो गई। ये मतलब एक सादा सी एग्जांपल से हमने कोशिश की समझने की। मनी सप्लाई को डबल करने से प्राइसेस डबल हो गई। और दूसरी बात कहते हैं कि जब प्राइसेस डबल हो जाती हैं तो क्या होता है? डबल द मनी सप्लाई विल डबल द प्राइस लेवल, बट हाफ द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी को हाफ कर देगी। वैल्यू ऑफ मनी हाफ हुई है कि नहीं हुई? वैल्यू ऑफ मनी, पहले 1 चेयर was available for rupees 100. Now same chair for rupees 100. Now for rupees 100 we can only buy half chair. Value of money reduce हो गई है, वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो गई है। अब 100 रुपीज, अब नंबर ऑफ चेयर, प्राइस लेवल डबल हो गया। अब वही चेयर 200 की मिलती है, लेकिन जो आप पहले वैल्यू थी 100 रुपीज को अगर 100 रुपीज करंट के साथ कंपेयर करें तो उसकी वैल्यू हाफ हो गई है। यू कैन ओनली हैव हाफ चेयर अगेंस्ट ₹100। उससे आप एक चेयर भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एरविन फिशर साहब ने हमें ये समझाया कि दिस इज हाउ आवर ट्रांजैक्शंस, आवर सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट्स द प्राइस लेवल। Double the price supply of money will double the price level, but half the value of money, value of money को हाफ हो जाएगा। फिर फिशर भाई ने हमें एक फिशर इक्वेशन लिखी, इसका नाम है फिशर इक्वेशन।
फिशर इक्वेशन। फिशर इक्वेशन क्या है? वो कहते हैं ना, आप 4 वेरिएबल्स देख लेते हैं। एम वी इज इक्वल टू पी टी। टी को आपकी किताब में वाई भी कह रहे हैं। अच्छा जी, एम क्या है? एम इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, ये हमने देख लिया कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होती है और वो क्या, उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। एम इज मनी सप्लाई। वी इज व्हाट? वी इज वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी क्या होती है? कि कितनी तेजी के साथ आपकी मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट हो रही है, ट्रांजैक्शंस कितनी तेजी के साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, मनी की चेंज ऑफ हैंड्स कितनी तेजी के साथ हो रहा है। अगर तेजी ज्यादा तेजी के साथ होगा वेलोसिटी हाई होगी, कम तेजी के साथ होगा तो वेलोसिटी स्लो होगी। एंड देन पी इज फॉर प्राइस लेवल, एंड टी इज फॉर आउटपुट। आउटपुट जिसको हमने नेशनल इनकम भी कहा, जिसको हम वाई के साथ डिनोट करते थे, नेशनल इनकम के तौर पे हम वाई कहते रहे। ठीक है जी। तो ये फिशर इक्वेशन आ गई, एम वी इज इक्वल टू पी टी या पी वाई। ऑल थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज when we have mv is equal to py या pt, जो भी आप कहना चाहें, and p is equal to mv over y। अब क्या होगा जी? हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव मनी सप्लाई वाज ₹100, velocity was 2 and output was 10। अब क्या होगा? प्राइस क्या होगी? प्राइस क्या होगी? हमने ये फार्मूला है 100 multiplied by 2 divided by 10, that is price was 20। आप मनी सप्लाई को डबल कर देते हैं, डबल दी मनी सप्लाई, डबल कर दिया जी। एम को हमने 200 कर दिया। अब क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट रहने हैं, प्राइस विल बी 200 multiplied by 2 divided by 10, that is 40। इन्फ्लेशन आपकी 40 के ऊपर चली गई है। इन्फ्लेशन 40 के ऊपर जाने से क्या होगा? यू विल हैव हाफ द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी आपकी हाफ हो गई है। वैल्यू ऑफ मनी आपकी हाफ होगी। क्लियर है जी? इसमें तो कोई इशू नहीं जी। क्यूटीएम पे देखते हैं जी, हमें क्या कहते हैं? एमवी, ये हमें वही बात है, एमवी पी वाई। एम इज द मनी सप्लाई, वी इज द वेलोसिटी, पी इज द एवरेज प्राइस लेवल, वाई इज द रियल नेशनल आउटपुट। अच्छा जी, इम्प्लीकेशन क्या है? Interact, we shall now get more detail. Assume that velocity of money can be treated as a constant. Further, there is an assumption that the real value of GDP is not influenced by monetary variable. For example, an increase in the production potential of the economy might be due to an increase in the rate of productivity and capital stock, but do not increase in money supply. Thereby, Y is treated as constant. Constant, then change in the rate of growth of the money supply will necessarily equate the change in the general price level. और गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? Government decide that they wish to control the general price level. The quantity theory of money suggests that they should keep the checked growth of the money supply. However, this strategy may not always be effective. So, फिशर भाई की, अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लें। ये फिशर भाई का ख्याल था।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इसी तरह से हो। जैसे 1980 से 1990 के दरमियान में यूके में उन्होंने चेक किया इसको, तो उनको पता चला कि v कांस्टेंट जो हम कहते थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये अजम्पशन हमारी ट्रू नहीं है। So that's why it is difficult for only focusing our attention on something like supply of money. Ji, let's conclude here. Let's meet tomorrow and let's start our discussion for next topic. Allah Hafiz ji.